हेलो एवरीवन। आज हम देख लेते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बोला है कि इंडिया अपना जो टेक्निकल मिशन है काबुल अफगानिस्तान में उसको अपग्रेड करेगा एम्बेसी के स्टेटस तक। और एम्बेसी का स्टेटस मिलने से मतलब क्या है कि फर्स्ट तो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो डायरेक्टली अफगान गवर्नमेंट्स के साथ बात कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के। और इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो इंडिया डायरेक्टली मैनेज कर पाएगा। और जो वीज़ा प्रोसेस है वो इजी और फास्ट होगा। और अगर सिक्योरिटी और इवैक्यूएशन सपोर्ट की बात करें, कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हेल्प होगी। और जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में वो बढ़ेगा। प्लस जो माइनिंग ट्रेड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है इनमें इन्वेस्टमेंट करना और भी आसान रहेगा। और इवन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। तो ये सब थोड़े बहुत फ़ायदे हैं जो एम्बेसी का स्टेटस मिलने से मिलेगा इंडिया को। और फिर इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि उन्होंने कहा कि इंडिया अफगानिस्तान की सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए फुल्ली कमिटेड है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक नया वीज़ा मॉड्यूल वो लेकर आया है जिससे कि अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनके उनको मेडिकल बिजनेस और स्टूडेंट वीज़ा इंडिया के लिए लेना आसान होगा। और इंडिया जो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और 6 न्यू हेल्थ प्रोजेक्ट्स जो है अफगानिस्तान में स्टार्ट करेगा। और 20 एम्बुलेंस भी जो है गिफ्ट करेगा एक सिंबॉलिक फ्रेंडशिप जेस्चर के तौर पे। हालांकि जयशंकर जी ने अपनी स्पीच में ह्यूमन राइट्स इशू का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये स्टेप दिखाता है कि इंडिया अब अफगानिस्तान के साथ कॉशियसली जो है वो अपने टाइज रीबिल्ड कर रहा है, जब तालिबान को रशिया और चाइना जैसे देश जो है ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं उस टाइम पे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रम्प इम्पोजेस एक्स्ट्रा 100% टैरिफ ऑन चाइना स्टार्टिंग नवंबर 1। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना पर एडिशनल 100% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है। और जी जिनपिंग के साथ जो समिट है वो कैंसिल करने की धमकी दी है। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर ट्रेड टेंशन्स बढ़ गई हैं। और ये एक्स्ट्रा टैरिफ और यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल 1 नवंबर से जो है वो लागू होंगे। और पहले से चाइनीज़ गुड पर जो है 30% टैरिफ लगे हुए हैं। और चाइनीज़ जो है वो रिटेलिएट करके 10% जो है वो लगा चुका है चाइना। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है जैसे कि जो यूज़ होते हैं स्मार्टफोन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलिट्री हार्डवेयर रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मेटल, जिस पे चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है। और चाइना ग्लोबल प्रोडक्शन में इसके डोमिनेंट है रेयर अर्थ मेटल के। तो ट्रम्प ने जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो समिट है उसमें जी जिनपिंग से मिलने का प्लान भी अब कैंसिल करने का सिग्नल दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गाजा सीज फायर टेक्स इफेक्ट एज इजरायली फोर्सेस पुल बैक टू एग्रीड डिप्लॉयमेंट लाइंस। तो यहाँ पे इसराइल ने अनाउंस किया है कि इसराइल और जो हमास के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम जो है गाजा में फ्राइडे से लागू हो गया है। और ये डिसीजन तब आया है जब इसराइल के कैबिनेट ने एक डील अप्रूव की जिसमें दोनों तरफ से लोगों को रिलीज करने का एग्रीमेंट हुआ। तो इसराइल ने अपनी तरफ से 48 हॉस्टेजेस को वापस जो है इसराइल अपने बाकी 48 हॉस्टेजेस वो वापस लेगा और बदले में 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेगा। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि अगले फेज में हमास को डिसआर्मामेंट या डिसवेपनाइज किया जाएगा और गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा। अगर ये पीसफुली होता है तो अच्छा है, वरना हम फोर्स यूज करेंगे, ऐसा उनका बोलना है। और ये सीज फायर जो है एक बड़ा कदम है 2 साल से जो चल रही वहाँ पे वॉर है उसको खत्म करने के डायरेक्शन में, जिसमें लाखों पैलेस्टीनियंस मारे गए, गाजा का ज़्यादा हिस्सा तबाह हो गया और वेस्ट एशिया में रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया। आगे क्या होगा कि हॉस्टेजेस और जो प्रिजनर्स हैं उनकी रिलीज मंडे से स्टार्ट होने की संभावना है और या संडे रात से। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वेनेजुएला's ऑपोजिशन लीडर मारिया मचाडो विंस नोबेल प्राइज फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर जो है मारिया मचाडो, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, को नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया है। और उन्हें ये अवार्ड जो है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए दिया गया है, जो कि ग्रोइंग डार्कनेस के बीच में डेमोक्रेसी की फ्लेम जिंदा रखने के लिए दिया गया है बेसिकली। तो ये बेसिकली वहाँ की एक की और यूनिफाइंग फिगर हैं जिन्होंने वेनेजुएला की जो डीपली डिवाइडेड ऑपोजिशन है उसको एक साथ लाने का काम किया। और जो वहाँ के अथॉरिटेरियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके रूल के खिलाफ। और इन्होंने बेसिकली किया क्या है कि ये पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में
जो वहाँ के अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट हैं उसके खिलाफ खड़ी थी, लड़ने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन भी बढ़ा दिया और जो इलेक्शन काउंसिल है वो भी पूरे जो वहाँ के अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट है उसके लॉयलिस्ट से भरा था। और इसके बाद उन्होंने जो है उनको जो वहाँ के अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया, जबकि जो एविडेंस है उसके खिलाफ था। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उन्हें गवर्नमेंट ने फोर्स से क्रश किए और नोबल कमेटी है उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से मचादो छुप कर रह रही थी और यह अपना लोकेशन पब्लिक नहीं कर रही थी क्योंकि उनको जान का खतरा था। फिर भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा और फ्रीडम के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी और इसके लिए इन्हें जो है नोबल पीस प्राइज मिला है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया चाइना टाइज आर नाउ डिफाइड बाय कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस एक्स डिप्लोमेट। तो यहाँ 2020 में जो गलवान वैली पे इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में वायलेंस हुआ, वो सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं था बल्कि इंडिया और चाइना के बीच भरोसा तोड़ने वाला इंसिडेंट था। और ये कहा है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा मेनन रॉय ने। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो क्लैशेस के बाद दोनों देशों के रिलेशन एक नए फेज में गए, जिसे वो कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। मतलब शांति है लेकिन ट्रस्ट और जो कॉपरेशन वो बहुत लिमिटेड है। राइवलरी और सस्पिशन जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर अब भी टेंस है और भरोसा डिकेड्स के लोवेस्ट पॉइंट पर है। और 1993 पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट इसलिए बनाया गया था ताकि जो बॉर्डर पर जो रूल्स हैं वो फॉलो हों और पीसफुल को एग्जिस्ट किया जा सके। और उन्होंने ग्लोबल जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी तरफ भी ध्यान दिलाया कि ट्रंप के वाइट हाउस वापस आने से और जो यूएस पॉलिसीज़ अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है एजम्पशंस वो चेंज हो गई हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब गेट्स क्लियरेंस। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की अपेक्स कमेटी ने जो एक प्रोजेक्ट है इसका नाम है यहाँ पे सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली चेनाब रिवर पर है और इस पर बनेगा और जो रन ऑफ रिवर डिज़ाइन होगा इसका, यानी कि मतलब रिवर के जो नेचुरल फ्लो है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बिना किसी स्टोरेज डैम के। और जो ये सावलकोट प्रोजेक्ट है वो इंडस रिवर का पहला मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है, स्पेशली जब इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद। और ये प्रोजेक्ट लगभग 1856 मेगावाट कैपेसिटी का होगा और एनुअली 8000 जो मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जो कोंकण एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है उसके बारे में है। तो ये बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी हर 2 साल में एक बार होती है और ये वेडनेसडे को कंप्लीट हो गया है इसका जो सी फेज़ है वो। और ये कहाँ को होती है, बेसिकली जो कोंकण एरिया है यानी जो कर्नाटका, गोवा और जो महाराष्ट्र का एरिया ये जो रहता है ये इस एरिया में होती है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस एआई इन स्कूल करिकुलम फ्रॉम क्लास 3rd। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है अनाउंस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास 3rd से ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2026-27। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल अ कोर इशू इन बिहार। तो यहाँ पे बताते हैं कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से एक बड़ी पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम रही है और 2015 के जो असेंबली इलेक्शन में 9% वोटर्स ने जॉब्स को जो है टॉप इशू बताया था। और 2020 की बात करें तो ये 21% तक बढ़ गया जो जॉब्स का इशू है और आने वाले इलेक्शंस में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स जो डेटा है उससे पता चलता है कि जो सुपरफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.2% लगता है, जो नेशनल एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन असली पिक्चर बहुत ज़्यादा ग्रिम है। बिहार का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 46 to 51% के बीच है और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 53% है, जो कि लो है। मतलब बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं और काम ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसको बोला जा रहा है कि डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट, यानी कि बहुत लोग काम नहीं कर रहे और काम ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर्टिफिशियली लो लगता है और यूथ और वुमेन के हिसाब और भी ज़्यादा ख़राब है इसमें, यानी कि 15 to 29 जो ईयर्स के बीच में यूथ्स हैं उसमें सिर्फ 28% काम कर रहे हैं और वर्कर का जो
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो सिर्फ 30% है, और यंग वुमेन्स के लिए ये 31% है, जबकि नेबरिंग झारखंड के लिए 49% है, और सिर्फ 8.7% लोग रेगुलर सैलरीड जॉब्स में हैं, और 23.8% लोग जो कैजुअल लेबर है उसमें हैं। मतलब सिक्योर जॉब्स जो है बहुत कम है, और बिहार की गवर्नेंस और एजुकेशन फेलियर की वजह से जो फॉर्मल जॉब्स और जो स्किल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, और लिटरेसी रेट सिर्फ 73.2% है, और इन्वेस्टमेंट समिट्स और इंडस्ट्रियल रिवाइवल के कॉम्प्रोमाइज़ का ग्राउंड पर रिजल्ट नहीं है। और जो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है, इससे ये क्लियर होता है कि जो बिहार का लेबर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल है, इनसिक्योर है, और पुअरली पेड है। तो जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके नियरली 20 साल टेन्योर में स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हुए, ऐसा बोलना है। और अगर एजुकेशन, फॉर्मल जॉब्स और जो स्किल डेवलप नहीं का काम नहीं हुआ है, तो पॉवर्टी और जो माइग्रेशन और अंडर डेवलपमेंट है उसका एक विशियस साइकिल कंटिन्यू रहेगा, और यंग पॉपुलेशन का जो फ्यूचर है वो रिस्क में रहेगा। तो बिहार को अर्जेंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए, जिसमें कि एजुकेशन इम्प्रूव हो, फॉर्मल जॉब्स जो है वो क्रिएट हो, और जो वर्क फोर्स है उसका आउट माइग्रेशन जो है वो ख़त्म हो, वरना जो यहाँ पे सोशल और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अवॉइड नहीं हो पाएगा, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द रियल नीड इज़ अ हॉलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 15 अगस्त 2025 को अनाउंस हुआ कि डेमोग्राफिक मिशन सोशल और पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक बन गया है। तो ऑफिशियली इसका जो फोकस है, जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन होता है खासकर बांग्लादेश से और बॉर्डर एरियाज़ में, पॉपुलेशन को मॉनिटर करना होगा। और जो लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया को एक ब्रॉडर डेमोग्राफिक मिशन की ज़रूरत है। वो कैसे? क्योंकि देश एक डेमोग्राफिक क्रॉस रोड्स पर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और जो यंग पॉपुलेशन के साथ में, तो डेमोग्राफी कम बोलते हैं कि सिर्फ फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी या माइग्रेशन, सिर्फ इतना इसका मतलब नहीं है डेमोग्राफी का। इसका मतलब है कि रीजनल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एज सेक्स कॉम्पोजिशन है या हाउस होल्ड्स हैं, या जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है जैसे एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सबको डेमोग्राफी के लिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो स्किलिंग है, ये इसके जो इम्बैलेंस की वजह से मिडिल क्लास एस्पिरेशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही इफ़ेक्ट हो रही हैं, जिससे जो है इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ रही है। तो माइग्रेशन एक मेजर फैक्टर है, लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में माइग्रेंट्स को के जो राइट्स पर काफ़ी चैलेंजेस हैं, और होम और उनका जो होस्ट स्टेट होता है उसमें माइग्रेंट्स को इक्वल स्टेक और रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। और मिशन का एम होना चाहिए, जो डेमोग्राफिक मिशन है उसका एम होना चाहिए कि माइग्रेंट राइट्स जो है वो रीस्टोर हों, और जो इंटरनल माइग्रेशन है उसका बैलेंस इंश्योर हो, और जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स में लॉन्जेविटी और जो सोशल सिक्योरिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यंग और जो ओल्ड दोनों ही जो है प्रोडक्टिव रहें, और नॉन अर्निंग ईयर्स में जो ओल्ड हैं उसमें उनके लिए फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। मिशन का गोल ये होना चाहिए कि जो प्लानिंग और जो रिसोर्स एलोकेशन पॉपुलेशन के जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का या उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हो, ना कि सिर्फ पर कैपिटा के नंबर के बेसिस पे हो। डेमोग्राफी सिर्फ पॉपुलेशन स्टडी नहीं है, बल्कि फ्यूचर प्लानिंग का फाउंडेशन है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट शोज राइज इन साइबर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ट्राइबल्स। तो एनसीआरबी 2023 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के हिसाब से इंडिया में जो क्राइम ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी क्राइम ट्रेंड्स मिक्स्ड हैं, और कुछ अलार्मिंग पैटर्न्स सामने आए हैं, जिसमें कि ओवरऑल मर्डर्स की बात करें तो 2.8% का डिक्रीज़ हुआ है, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रिलीफ है, क्योंकि ज़्यादा जो केसेस पर्सनल डिस्प्यूट्स या गेन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट क्राइम के केसेस हैं वो 28.8% जो है वो बढ़ गए हैं। मेनली मणिपुर के जो एथनिक वायलेंस की वजह से, जो 2022 में एक केस, फिर 2023 में 3,999 केसेस आए, और मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है उसमें भी ट्राइबल्स वल्नरेबल हैं काफ़ी। तो साइबर क्राइम्स की बात करते हैं कि 31.2% जो है वो बढ़ गया है, मोस्टली जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसके केसेस में।
और इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते यूज़ की वजह से ये ट्रेंड और तेज़ हो गया है। स्पेशल पुलिस सेल्स बनाए गए हैं, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एडवांस मेथड्स की ज़रूरत है। और जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करते हैं कि 9.2% वो बढ़ गया है, जहाँ 96% केसेस में ऑफेंडर जो है वो विक्टिम्स को जानता था। और स्टेट्स को चिल्ड्रन को सेंसिटाइज करने और जो सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो 0.4% से ये बढ़ा है, जो लेकिन जो डॉवरी रिलेटेड केसेस हैं वो 14.9% से स्पाइक दिखाते हैं, जो सोसाइटी के परसिस्टेंट प्रॉब्लम है का डॉवरी केस। और रिपोर्ट दिखाती है कि लॉ एनफोर्समेंट और जो पॉलिसी मेकर्स को साइबर क्राइम, ट्राइबल सेफ्टी, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस पर सीरियस और टारगेटेड स्टेप्स जो है वो लेने होंगे। इंडिया में ओपन रिटेल पावर टू प्राइवेट फर्म्स, तो इंडिया अपना जो रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने वाला है, जिससे जो स्टेट रन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका डोमिनेंस जो है वो खत्म होगा, यानी गवर्नमेंट का। और जो अडानी और जो टाटा पावर जैसे कंपनीज पूरे देश में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकेंगे। और अभी ज़्यादातर डिस्कॉम्स जो है स्टेट कंट्रोल में है और हैवी लॉसेज में है, तो गवर्नमेंट उन्हें लॉसेस कम करना या बैलेंस शीट क्लीन करने और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए प्रेशर दे रही हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ताइवान प्रेसिडेंट प्लेड्स टू बिल्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन फेस ऑफ चाइना थ्रेट। तो ताइवान जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को तेज़ कर रहा है, और जो वहाँ का टी डोम और ताइवान शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्ड करेगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, और ताकि चाइना के मिलिट्री थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। सेकंड, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग को 3% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के 5% ऑफ जीडीपी बाई 2030 बोल करने का जो है प्रॉमिस किया है। और उन्होंने कहा है कि जो ताइवान है वो बीकन ऑफ डेमोक्रेसी है, पीस और स्टेबिलिटी वो मेंटेन करेगा। और चाइनीज़ जो मिलिट्री अक्सर ताइवान के स्काईज और वाटर्स में एक्सरसाइज करती है। और टी डोम सिस्टम का पर्पज़ जो है ये है कि वो जो हाई लेवल पर डिटेक्शन और इफेक्टिव इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूएस के एम्बेसडर जो डेजिग्नेट हैं सर्जियो गौर, वो दिल्ली आए ताकि इंडिया और यूएस रिलेशन के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर और अजीत डोवाल और विक्रम फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग की, जिसमें डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर डिस्कशन किए गए। और ये विज़िट काफ़ी अनयूजुअल था, क्योंकि नॉर्मली एम्बेसडर क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करने के बाद ही मीटिंग करता है। लेकिन जो सर्जियो गौर है उनका फोकस जो है आसियान समिट से पहले इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज करना है। और मीटिंग का मकसद है कि दोनों देश के बीच में जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि 50% टैरिफ्स या वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस और जो रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स को रिजॉल्व करना। और पीएम मोदी और ट्रंप के रीसेंट फ़ोन कॉल्स ने भी ऑप्टिमिज्म बढ़ाया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, प्रो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स मोदी टेल्स फार्मर्स। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी जो रिफॉर्म्स है उससे रूरल हाउस होल्ड्स के लिए डबल सेविंग हुई है, और डेली यूज़ आइटम और फार्मिंग टूल्स से प्राइसेस कम हुए हैं। और इस मौके पर उन्होंने जो धन धान्य कृषि योजना और पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हैं। जो पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन का टारगेट 35 लाख हेक्टेयर पल्सेस उगाना है, जो 2 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। और पीएम मोदी ने फार्मर्स को इनकरेज किया कि वो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ना रहें, बल्कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स उगाएं ताकि इंपोर्ट कम हो और इंडिया की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़े। और उन्होंने हाईलाइट किया कि फ्लोर और जो राइस के अलावा पल्सेस प्रोटीन और न्यूट्रिशन में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेजिटेरियन और बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। और पीएम ने ये भी बताया कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जो ट्रैक्टर्स और जो फार्मिंग टूल सस्ते हो गए हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स 40,000 तक की छूट उस पर मिल रही है, जो फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया यूरोपियन यूनियन में क्लोज ट्रेड डील दिस ईयर। तो इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑफ 2025 तक फाइनलाइज होने की पॉसिबिलिटीज स्ट्रांग है। और 14th राउंड जो ऑफ नेगोशिएशंस ब्रुसेल्स में कंप्लीट हुआ, जहां दोनों देशों साइड्स ने गुड्स और सर्विसेज, एग्रीकल्चर, फार्मा, ऑटोमोबाइल और जो वाइन्स और स्पिरिट्स हैं
जैसे टफ इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और जो सस्टेनेबिलिटी रूल्स से कॉशियस है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली एक यूरोपियन यूनियन का एनवायरमेंटल पॉलिसी है, जिसमें ये बेसिकली जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं यूरोपियन यूनियन में और इस पर कार्बन टैक्स लगाता है। मतलब अगर कोई कंट्री या कंपनी प्रोडक्ट्स बनाते वक्त ज़्यादा ग्रीन हाउसेज एमिट कर रही है, तो यूरोपियन यूनियन में जो है उनके गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाया जाता है, और इसी को बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। और जो बायलैटरल ट्रेड है 2024, इसकी बात करें तो लगभग 120 बिलियन यूरोज का था, और दोनों पार्टीज पॉलिटिकली कमिटेड हैं डील फाइनलाइज करने के लिए। और नेक्स्ट राउंड न्यू दिल्ली में नवंबर में होगा। और साथ ही जो ब्रुसेल्स में जो टॉक्स चल रहे हैं, उसमें जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आईमेक कॉरिडोर पे भी डिस्कशन हुआ, जो इंडिया से यूरोप के लिए ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और फाइबर ऑप्टिक रूट डेवलप करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ मंगोलियन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 13 to 16। तो मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो बेसिकली 4 दिन के लिए इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया में वो बेसिकली एनर्जी, माइनिंग और जो डिफेंस के एरियाज़ में बायलैटरल टॉक्स होंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये उनका पहला इंडिया विजिट है एज अ प्रेसिडेंट। फिर जो इंडिया और मंगोलिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टार्ट हुए थे 1955 से। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लेटर भेजा है कि वो स्कूल रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स है उसको यूपीआई, मोबाइल पेमेंट और नेट बैंकिंग से जो है एक्सेप्ट करें। और ये इनिशिएटिव बेसिकली ईज़ ऑफ लिविंग एंड स्कूलिंग को प्रमोट करने के लिए है। तो उन्होंने कहा है कि डिजिटल पेमेंट से कन्वीनियंस और जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ती है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का गोल के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 फिशरी प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में फाउंडेशन रखा है, जिसमें कि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो संबलपुर में है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो है वो भुवनेश्वर में है। और उन्होंने बोला कि इससे 2000 से ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगा, और जो एक्वा पार्क है उसमें फ़िश फार्मिंग को मॉडर्नाइज करेगा। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ हाउ इज द इम्यून सिस्टम केप्ट इन चेक। तो इस बार का 2025 का जो नोबेल प्राइज है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में, किसको किसको मिला है? मैरी इब्रंकोव, फ्रेड रैम्सडेल और जापान शिमोन सागाकुची को। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? इन्होंने रेगुलेटरी जो टी सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, जो इम्यून सेल्स जो है उनको प्रिवेंट करता है, और कि वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को अटैक ना करें। इसके लिए जो है टी सेल्स काम आते हैं। और अगर ये सिस्टम अगर फेल हो जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकता है। तो सागाकुची के जो माइस एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिखाया कि टी सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम को काम रखते हैं, और ब्रंको और रैम्सडेल ने इसकी मॉलिक्यूलर प्रूफ दी। और जो फॉक्स P3 जीन है डिस्कवर किया, जो रेगुलेटरी टी सेल्स के डेवलपमेंट को वो कंट्रोल करता है, और ये जीन इंश्योर करता है कि इम्यून जो सिस्टम है सिर्फ हार्मफुल इन्वेडर्स पर अटैक करे, और अपने बॉडी सेल्स जो है वो सेफ रहें। तो इस डिस्कवरी का मेडिसिन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आ सकता है, जहाँ रेगुलेटरी जो टी सेल्स हैं उनका काम कैसे काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये कैंसर वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं ये बेसिकली इम्यून सिस्टम के ब्रेक्स की तरह है, काम करता है। ये इंश्योर करता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी के सेल्स पे अटैक ना करे। तो ये जो अपनी बॉडी के सेल्स है, मान लीजिए इसमें कैंसर है, तो इस पे अटैक ही नहीं हो पाता इन टी सेल्स की वजह से, क्योंकि ये इसको प्रिवेंट कर देते हैं। लेकिन कैंसर में प्रॉब्लम एक ये है कि ट्यूमर्स जो है, जैसे मान लीजिए ट्यूमर सेल्स हैं, ये भी इम्यून सिस्टम से बचने के लिए टी सेल्स का मिसयूज़ करते हैं और प्रोटेक्शन अपने आसपास रखते हैं, ताकि जो इम्यून सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट ना डाल पाए। तो ट्यूमर के आसपास जो है ट्रैक्स या टी सेल्स जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इम्यून सेल्स को रोक लेते हैं, और वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो ट्रीटमेंट का आइडिया क्या है? डॉक्टर्स टेम्परेली ये जो सेलेक्टिवली ट्रैक्स को ब्लॉक या डीएक्टिवेट करते हैं कैंसर के ट्यूमर के आसपास, और इससे इम्यून सिस्टम के जो के अटैक सेल्स जो है, यानी किलर जो टी सेल्स हैं, उनको फ्री स्पेस मिल जाता है और वो ट्यूमर को अटैक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या है कि टेम्परेरी होता है, ताकि बॉडी के नॉर्मल सेल्स सेफ रहें और सिर्फ कैंसर
सेल्स टारगेट हों, यानी बेसिकली इम्यून सिस्टम के ब्रेक्स को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाता है ताकि इम्यून सेल्स कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसमें भी इम्यून एक्सेप्टेंस इम्प्रूव हो सकता है। आज बोलते हैं कि 200 से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज़ चल रही हैं जो फ्यूचर में नए थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट जो है ला सकती हैं, और ये डिस्कवरी इम्यून सिस्टम को समझने के लिए और डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने में रेवोल्यूशनरी स्टेप है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाई डिड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पायनियर्स विन द केमिस्ट्री नोबेल। यहाँ पे बोलते हैं कि जो पुरानी केमिस्ट्री में साइंटिस्ट मेनली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते थे, लेकिन उनका यूज़ जो है काफ़ी लिमिटेड था। 2025 के नोबेल प्राइज़ में उन साइंटिस्ट को दिया गया जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में सक्सेसफुल हुए। ये ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें मेटल आयन नोड्स के जैसे काम करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये कनेक्टर्स के जैसे काम करते हैं, और इनके अंदर खाली जो स्पेसेस होती हैं जहाँ एटम्स या मॉलिक्यूल स्टोर या मूव या रिएक्ट कर सकते हैं। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इंटरनल सरफेस बहुत बड़ा होता है, और कैविटीज़ को कस्टमाइज़ करके मॉलिक्यूल्स ट्रैप या रिलीज़ किए जा सकते हैं इसके बीच में। फिर यहाँ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के एप्लीकेशंस के बारे में बोलते हैं। यहाँ बीच में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, उससे मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसके एप्लीकेशन बहुत वर्सटाइल हैं, यानी कि जो काफ 20 एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है जिससे कार्बन कैप्चर वो किया जा सकता है, और जो MOF303 है ये डेजर्ट में ड्रिंकिंग वाटर हार्वेस्ट जो है वो करता है, और एक UIO67 हम ये क्या करता है, ये हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। और कुछ जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हैं एनर्जी सेक्टर में हाइड्रोजन और जो मीथेन है वो भी स्टोर करते हैं। तो कितने एप्लीकेशंस हैं इसके, और ये मटेरियल जो पॉल्यूटेंट क्लीन करने, और जो मटेरियल पॉल्यूटेंट हैं उनको क्लीन करना हो, या रेयर अर्थ मेटल रिकवर करना हो, या ड्रग डिलीवरी हो, या क्लीन फ्यूल व्हीकल्स, इसमें सब में यूज़ हो रहे हैं। और ये इन्वेंशन केमिस्ट्री और जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए गेम चेंजर है, जिससे एनवायरनमेंट और एनर्जी और हेल्थ केयर इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2025 का जो नोबेल प्राइज़ है वो जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जो जॉन मार्टिनिस को दिया गया उनके काम के लिए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि क्वांटम क्वांटम टनलिंग जो पहले सब एटमिक पार्टिकल्स में देखा जाता था, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इन सब में, वो एक मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हो सकता है। और ये सर्किट जो है एक जोसेफसॉन जंक्शन पर बेस्ड था, जिसमें दो सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनके बीच में एक इंसुलेटर से सेपरेट किया गया। ये सुपर कंडक्टर और ये इंसुलेटर से सेपरेट किया गया। सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना के रेजिस्टेंस को मूव करते हैं, और जोसेफसॉन जंक्शंस में ये पेयर्स जो है इंसुलेटर को क्रॉस करते हैं, और क्वांटम टनलिंग की वजह से ये वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। जबकि ये क्लासिकल जो फिज़िक्स है उसमें ये इम्पॉसिबल है बिना वोल्टेज के करंट कैरी मूव करना। और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स फ्रेजाइल थे क्योंकि स्ट्रे माइक्रोवेव सिग्नल्स और टेम्परेचर वेरिएशन से डेटा डिस्टर्ब हो जाता था। और इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने सर्किट को शील्ड किया और प्रिसाइज माइक्रोवेव पल्सेस भेज के क्वांटम बिहेवियर को एक्यूरेटली मेज़र किया। और उन्होंने ये भी देखा कि सर्किट के एनर्जी लेवल्स जो है वो डिस्क्रीट होते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट है वो क्वांटम पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकते हैं। और इसका जो है प्रैक्टिकल यूज़ सुपर कंप्यूटिंग जो क्यूबिट्स हैं उसमें होता है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए फाउंडेशन है। और ये सर्किट्स क्वांटम एम्पलीफायर, प्रिसाइज जो वोल्टेज है या करंट मेजरमेंट है, और जो क्वांटम सिमुलेटर्स उसमें यूज़ होता है। और इनका काम साइंस और जो टेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अब हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से क्वांटम कंट्रोल और मेजरमेंट कर सकते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस सेंसिंग में रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ला रहा है। तो ये था पूरा हमारा जो 11th और 12th अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन।